प्रिय छात्रगण कैसे हैं? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। मैं कुंदन कुमार झा प्रारंभ सीबीएसई परिवार में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे उसका हमने समाधान कर दिया था। अब जो हम आपके सामने लाए हैं विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपके अपठित बोधनम आते हैं, उसके बाद अनुच्छेद आते हैं और उसके बाद उसमें आपको अनुवाद आते हैं। और इन सब को देखने के बाद आपको यह पूर्णतः समझ में आ जाए कि प्रश्न बहुत हल्के पूछे जा रहे हैं, उनको देखकर बनाइए, समझ में आ जाएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और अपठित बोधनम अर्थात गद्यांश को देखते हैं। हमने बताया भी था गद्यांश अर्थ होता है गद्य जोड़ अंश, यानी कहानी का हिस्सा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका यहाँ लिखा हुआ है 13 अंक का है। एक हमने बताया था कि दो गद्यांश, एक में शीर्षक का नाम देना होता है और एक में शीर्षक का नाम नहीं देना होता है। तो जिसमें शीर्षक का नाम देना होगा वो 7 अंक के रहेंगे, जिसमें शीर्षक का नाम नहीं देना होगा वो 6 अंक के रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान, इसको पढ़ करके आपको इसके निर्देशानुसार उत्तर देना है कि वर्तमान युगम विज्ञानमयन अस्ति, यानी वर्तमान युग जो है वह विज्ञान का आधार है। अस्माकम सर्वासु क्रियासु विज्ञान तत्वानि एव रहते, हम लोग का जो भी सभी काम जो है यह सब विज्ञान पर ही अभी आधारित चल रहा है। आधुनिक जमाना है। पठन क्रियाम एवं पश्यन्तु, पढ़ने की क्रिया भी देखते हैं। विकार, यहाँ देखिए पठने अपि विज्ञान से सिद्धांत अनुकरणीय, यानी पठन के अनुसार विज्ञान के सिद्धांत अनुकरणीय है। यानी ये आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके अनुसार आपको बनाना है। फिर देखिए यदि नेत्राभ्याम न करिष्याम तर्हि नेत्रयो विकारा भवतिम शक्नोति, अगर हम आंखों का या जो भी दृष्टि रूप में न प्रयोग करते हैं उनके अनुसार हम लोग को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुस्तकम यदि नेत्रयो अति समीपे भवति तर्हि पठितुम न शक्यते, अगर पुस्तक को हम जितने समीप लाएंगे उससे क्या होगा, अक्षर हमें धूमिल दिखता है। यदा पुस्तकम अति दूरम भवति तदा अपि पठनम दुष्करम भवति, यानी अगर पुस्तक को भी दूर करेंगे तो भी देखने की, यानी आपको देखने के लिए पुस्तकों की कम से कम यहाँ लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर मितम, यानी कम से कम दूर कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। समाचीनम भवति तावद दूरम पुस्तकम गृहीत्वा पठने यदि बाधा न अस्ति तदा शोभनम पठन्तु, यानी अगर इस प्रकार बाधा न उत्पन्न होता है तब शोभा देता है। न पठन्ते तदा नेत्र चिकित्सया समीपे गत्वा नेत्र परीक्षणम करेत, अगर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप जाइए नेत्र परीक्षक जो यानी चिकित्सक जो होते हैं उनके समीप जाइए, अन्यथा नेत्र दृष्टि दुर्बला भवेत, तो आपकी नेत्र जो दृष्टि है, आंखों की जो परीक्षिता है वह कमजोर हो जाएगी। अपि च शयान अपि न पठेत, तो न ही आप सोने की अवस्था में रहे न पढ़ने की अवस्था में आप हो पाइएगा। प्रतिदिनम च सूर्योदय नेत्राभ्याम करणीय तेन वृद्धावस्थायाम अपि उपनेत्रस्य आवश्यकता न भवेत, यानी अगर प्रतिदिन सूर्योदय को लेकर के अगर आप इन नेत्रों का परीक्षण करते हैं तो वृद्धावस्था में आपको इस प्रकार मोतियाबिंद जिसे कहा जाता है उसकी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो आइए ये देख लिए। अब सवाल यानी प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक पद में, अर्थात एक पद का होता है एक शब्द में, कि वर्तमान युग यानी वर्तमान युग में कृतसमसी किस प्रकार होना चाहिए। वर्तमान युग में क्या है, विज्ञान की अवस्था हो रही है। जैसे देखिए विज्ञानमयम अस्ति, यानी विज्ञान की आवश्यकता अभी है, जो आधुनिक युग में अभी अब विज्ञान ही चल रहा है। दूसरा देखिए नेत्राभ्याम प्रतिदिन कदा करनी है, तो देखिए आंखों के लिए प्रतिदिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पठने अभी विज्ञान से सिद्धांत अनुकरणीय, यानी विज्ञान के अनुकरणीय को लेकर के किया जाता है। अभी हम लोग जो भी देखते हैं जमाने में, अभी आधुनिक जमाना जो चल रहा है उसमें हम लोग विज्ञान के जितने भी तकनीकी कार्य उस पर हम लोग लगे हुए हैं। हमारे जो भी कार्य सिद्धांत या आंखों की हो या शरीर के जितने भी अंग हो सब विज्ञान पर ही आधारित है। पराशर पे ध्वनि तरंग केंद्र जानते ही हैं, इन सब को लेकर के ही चला जाता है, यानी विज्ञान को लेकर के देखा जाता है। ये दो हो गए। अब देखिए एक पद हो गया। अब दूसरा है एक वाक्य, यानी एक वाक्य में, पूर्ण वाक्य में। यदा पुस्तकम अति दूरम भवति, अगर पुस्तक दूर करके हम पढ़ते हैं तथा किम भवति, तो क्या होगा, हमारी दृष्टि ओझल हो जाएगी, धूमिल पड़ जाएगी। तो इसके लिए कितनी दृष्टि की चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर, जो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो आपने गद्यांश को अध्ययन किया भी होगा। यह लिखा हुआ यदा पुस्तकम अति दूरम भवति तदा अपि पठनम दुष्करम होती, यानी हमारी धूमिल पड़ जाएगी नजरें और हम लोग सही से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर मितम, यानी 25 सेंटीमीटर कम से कम इसकी आवश्यकता होनी ही चाहिए। फिर देखिए आपका यहाँ पर दूसरा है ख का कति दूरात पुस्तक पठनीयम, तो हमने बताया भी तुरंत कि 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी ही चाहिए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उसको हमने अभी दिखाया भी, उसको लिखने। उसके बाद इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक, तो जिसमें गद्यांश का शीर्षक दे दिया वो 7 अंकों का रहेगा, जिसमें शीर्षक का नाम न दिया देना हो तो वह 6 अंक का, यानी 7 6 13 अंक हो गया। 2 गद्यांश दिए रहेंगे।
तो यहाँ पर शीर्षक क्या देना है, तो यहाँ देना है विज्ञान एक दृष्टि रूप में। क्या देना है, इस गद्यांश का एक आपका समुचित शीर्षक क्या होगा, विज्ञान एक दृष्टि स्वरूप। क्या देना होगा, विज्ञान एक दृष्टि स्वरूप। ये हो गया। अब देखिए दूसरे गद्यांश की ओर बढ़ते। ये तो अथवा दिया हुआ है, अगर ये बना है तो ठीक, अन्यथा इसको बना सकते हैं। तो हम इसके बाद एक और बता देते हैं, उसको देखिए दो रूप में, उसके अनुसार आपको सभी गद्यांश बनाने हैं जो हमने बताया भी है। तो देखिए यह दूसरा गद्यांश है कि वने लंकाया नृपः रावणः छलेन सीताम अहरत। वन में लंका के जो राजा थे वो क्या किए, सीता को हरण कर लेते हैं। श्री राम लक्ष्मण च वने इतस्ततः अभरताम, यानी श्री राम के जो भाई लक्ष्मण वे दोनों भाई इधर उधर भटकते रहे। श्री राम सुग्रीवस्य सहायक अभवत, तो श्री राम की सहायता किन्होंने की, तो सुग्रीव ने की थी। सुग्रीवस्य पवन कुमारस्य च सहायताम स लंका प्रविशत, तो सुग्रीव की सहायता से पवन कुमार अर्थात हनुमान जी ने वह समुद्र का लंघन यानी समुद्र को लांघ कर वह कहाँ गए थे, तो लंका प्रवेश किए थे। एक छलांग में ही उन्होंने पार कर लिया था। तत्र श्री रामस्य रावणेन सह युद्धम, उसके बाद श्री राम और रावण के बीच घोर संग्राम युद्ध छिड़ा। उसके बाद युद्धे श्री राम सकलान राक्षसान लंकापतिम रावणम च अमारयत, उसके युद्ध में क्या हुआ कि रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र ने की। उसके बाद वह वहाँ से लौटे। तो श्री राम रावणस्य अनुजाय, तो श्री राम के जो उनके विभीषण जो थे किनके, तब रावण के जो भाई थे छोटे अनुज, उनको लंका का राज्य दे दिए और तब रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी से उनका विवाह पुनः करा दिए। तत्र 14 वर्षाणाम पश्चात स सीतिया लक्ष्मणेन सह अयोध्यायाम प्रति अगच्छत, और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वो राम अपनी पत्नी सीता को लेकर के अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपने गृह अपने स्वदेश अयोध्या को आए। और उसी दिन अमावस्या तिथि थी, जिस दिन सभी लोगों ने दीप जला करके दीपावली जो हम लोग मनाते हैं वो पर्व मनाया गया, जो बहुत ही नज़दीक है, आप लोग मनाइएगा भी, बहुत ही अच्छा पर्व है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर श्री रामस्य राज्य सकला अपि प्रजा सुरक्षिता प्रसन्ना चासत, और श्री राम के राज्य में जितने भी लोग प्रजा सब थे वो बहुत ही सुरक्षित हो गए, प्रसन्न हो गए और घुले मिले हो गए। अतः रामस्य राज्य प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए राम का राज्य प्रसिद्ध कहा गया है। वह सरयू नदी के किनारे जो जानते हैं अयोध्या वही है। अब देखिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कि एक पद में उत्तर देना है यानी एक शब्द में। तो हमने कहानी को यानी गद्य को समझा ही दिया है। आशा है कि उस कहानी को आप जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उसके अनुसार उत्तर दे ही दीजिएगा। सीताम का हरण, यानी सीता को हरण किसने किया, स्वाभाविक है रावण ने हरण किया। यहाँ पर लिखा भी हुआ एक पद में, देखिए क्या है, रावण छलेन सीताम अहरत, यानी रावण ने सीता का हरण किया था। फिर यहाँ पर देखिए रावणस्य अनुजः कः आसीत्, हमने तुरंत अभी बताया कि रावण का जो अनुज था वह कौन था, विभीषण था, जिसको बाद में श्री रामचंद्र ने लंका का राजा बना दिया था और मंदोदरी से विवाह पुनः करवा दिया था। एक बात में उत्तर देना है कि युद्धे श्री राम किम अकरोत्, युद्ध में श्री राम ने क्या किया था, तो युद्ध में श्री राम ने किनको, लंकापति नरेश कौन थे लंका के राजा, तो रावण का वध किए। और फिर ख है श्री रामस्य राज्यम किमर्थम प्रसिद्धम, तो श्री राम का राज्य क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके वजह से यानी उनके कारण से सभी राज्य के सकलाम अभी प्रजा सुरक्षिता प्रसन्ना चासन, इसलिए उनका राज्य जो है वह प्रसिद्ध है। तो हमने यहाँ पर दो गद्यांश का आपको निराकरण किया, जिसमें आपको बता दिए और अथवा करके भी दिया होता है। एक दो गद्यांश हमने जो बताया, एक शीर्षक वाला और एक बिना शीर्षक वाला, उसके अनुसार जो भी आप उसी अनुसार बनाते चल जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृत पत्र लेखन जो 8 अंकों का है, तो देखें यहाँ पर इसमें किन्हीं दो का आपको, एक है कि आवेदन पत्र होता है और एक होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन जिसे हम लोग कहते हैं जिसमें हमारा खून का रिश्ता जुड़ा होता है, भाई के पास, मामा के पास, माँ के पास, पिता के पास, मित्र को भी इसमें रखा जाता है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर इसमें से किसी एक को लिखना होता है, तो एक को लिखेंगे पत्र लेखन में से और एक लिखेंगे इसमें किसमें, तो आवेदन पत्र में से। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है और ये जो अनुच्छेद है यह 7 अंकों का होता है और अनुवाद जो होता है 6 अंकों का, तो 7 6 13 दोनों मिलकर के हो गया। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे जो आपको 8 अंक का है।
एक 4 नंबर का है और दूसरा भी 4 नंबर का, यानी 2 का। एक होता है पत्र लेखन और एक होता है आवेदन पत्र। तो पहले पत्र लेखन को देखेंगे, उसके बाद आवेदन पत्र को देखेंगे, और उसके बाद इसमें जो 7 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना होता है। हर एक अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद में 7 वाक्य, तो एक वाक्य 1 अंक का, तो 7 वाक्य 7 नंबर का होना गया, 7 अंक का, तो उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रीष्म अवकाश का वर्णन करते मित्र को संस्कृत में पत्र लिखना है, यानी गर्मियों की छुट्टी के बारे में अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। और फिर हमने एक ये दे दिया है, और एक चौथा जो है, अपने विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन का आग्रह करते हुए प्राचार्य को संस्कृत में पत्र लिखे। तो एक हमने पत्र को उठाया है और एक हमने आवेदन पत्र को उठाया है। उसके अनुसार आपको सभी बनाने, हमने बताया था ना कि जब से चली आ रही प्रथा उस समय से और अभी चल रही है या चलती रहेगी, तब से पत्र लिखने की कला भी हमने थ्योरी में बताया था, वैसे ही लिखना है, और आवेदन पत्र को भी लिखने की कला वैसे ही लिखनी है, सदैव एक पृष्ठ भी लिखा करें। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ग्रीष्म अवकाश का वर्णन करते मित्र को संस्कृत में एक पत्र लिखना है। इसका निराकरण हमने किया। देखिए, प्रिय मित्र रमेशा, नाम दे सकते हैं अपने मित्र का। सादरम नमस्ते, जो बराबर वाले रिश्ते होते हैं उनको नमस्ते कहा जाता है। आप स्थान का यहाँ वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद अत्र कुशलम अस्ति, मैं यहाँ ठीक हूँ। भवता तम पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त किए। गत ग्रीष्म अवकाशे मित्र स इंद्रप्रस्थम गतवान आसम, यानी जो गर्मियों की छुट्टी हुई थी उसमें हमने मित्र के साथ इंद्रप्रस्थ, जो आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ जो खांडवप्रस्थ के नाम से था, अब इंद्रप्रस्थ के नाम से हो गया हस्तिनापुर। उसके बाद तत्र मित्र स जंतुशाला दृष्टम आगच्छम, यानी अपने जंतुओं को देखा। तत्र वयम अनेकान पशुना, हमने अनेक पशुओं को भी देखा। सर्वे पशव इतस्ततः भ्रमन्ति, सभी पशु इधर से उधर भ्रमण करते थे। तदंतरम भारत द्वारम रक्त दुर्गम गतवान मित्र स, उसके बाद भारत के जो द्वार है रक्त दुर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लाल किला कहते हैं, वहाँ हम लोग गए मित्रों के साथ। नेहरू प्लेस गए, इस्कॉन मंदिरम गए, शैक्षणिक दृष्टि को महत्वपूर्ण से देखे। कुतुब मीनार को हमने दर्शन किया, आकर्षण बहुत अच्छा लगता है कुतुब मीनार जो है। ध्यान केंद्र में देखा हमने। इंद्रप्रस्थ के लोटस मंदिर, यानी कमल का जो फूल का मंदिर बना है, उसको हमने देखा। तत्र अति शांति आसित, वहाँ बहुत शांति का अनुभव हमने प्राप्त किया। उसके बाद इतने लिखने के बाद लिख देना है कि भवतः मातु, यानी आपके माता पिता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ठीक, यानी क्योंकि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं ना, तो उनके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम क्या आपका यह सबसे बड़ा कर्तव्य और शिष्टाचार आपको दर्शाता है। उसके बाद लिख देना है कि भवतः मित्रम अनिल, आशा है कि आप ऐसे ही लिखे होंगे। ये तो देख लिए, ये आपका पत्र था, इसको हम लोग कहते हैं चिट्ठी, यानी अपने जिनसे खून का रिश्ता जुड़ा होता है, तो मित्र को भी इसमें खून के रिश्ते में ही लाया जाता है। अब आवेदन पत्र है। देखिए, अपने विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन का आग्रह करते हुए प्राचार्य को, प्रधानाचार्य को जो हो उनको संस्कृत में पत्र लिखना है। तो देखिए लिखा हुआ है, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय राजकीयकृत उच्च विद्यालय रहता, जो विद्यालय में आप अध्ययन करें उस विद्यालय का नाम यहाँ पर दर्ज कर दे। द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय विषय संस्कृत संभाषणम शिविरम आयोजन हेतु, यानी उनकी आयोजन करने हेतु संस्कृत के भाषण जो होगा स्कूल में उसका आयोजन करने हेतु आप वहाँ पर उनको आवेदन पत्र दे रहे हैं। लिखना है, महाशय सबने निवेदनम अस्ति यत् मम विद्यालये आयोजितं संस्कृत संभाषणम शिविरस्य वर्णनम कर्तुम इच्छामि, यानी सर्वने निवेदन यह है कि अपने विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन करना है, जिसके लिए आपकी इच्छा की अत्यंत आवश्यकता है। अस्माकं विद्यालय दिसंबर मासे, और उसके बाद दिनांक दे देना है कि हाँ, यहाँ पर देखिए दिनांक आपका वर्णन कर देना है। यहाँ पर दिनांक का वर्णन करने के बाद आप यहाँ 12 देख सकते हैं, तो दिसंबर के माह में 15-12 और तब से लेकर के 20, यहाँ 20-12 कर दीजिए, यानी 20-12 तक दिसंबर के महीने में 5 दिनों 6 दिनों का संस्कृत संभाषण का शिविर का आयोजन होना है। तो अस्मिन् शिविरे सरल पद्धत्या संस्कृत वदन संस्कृते अभ्यास होता है, तो इसके अभ्यास अभी चल रही है संस्कृत के संभाषण की, जो होनी भी है। अनुकरण द्वारेण छात्राम संस्कृतम वदन्ति, और सभी छात्र जो है अपना आगे पीछे करके एक दूसरे करके संस्कृत का भाषण देते हैं। सदा अस्मिन् शिविरे, वह शिविर में ही रहते हैं। अतः मह्यम संस्कृत संभाषण शिविर आयोजन हेतु आज्ञा प्रदाय, इसलिए इस संस्कृत के संभाषण के शिविर हेतु आयोजन हेतु आप हमें आज्ञा प्रदान करें। एतस्य कृते सदा आभारी भविष्यामि, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। उसके बाद आपको लिख देना है भवता शिष्य, यानी आपका शिष्य प्रभाता नाम दे देना है।
तो ये हमने यहाँ पर अब बताया कि पत्र लेखन और आवेदन पत्र। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न में बताया था, किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। तो एक वाक्य 1 अंक का, 7 वाक्य 7 अंक का हो गया, और 6 अंक जो होता है वह अनुवाद का होता है, 7 और 6 13 हो गए। यहाँ पर हमने यहाँ पर मम प्रिय नेता हमने दिया है, तो आइए देखते हैं उसको। यहाँ पर देखिए इसका निराकरण किया हुआ है। इसको निराकरण के देखने के बाद आपको यहाँ पूर्णतः समझ में आ जाएगा। देखिए है ना, यहाँ पर लिखा हुआ 7 अंक का। हमने मम प्रिय नेता में महात्मा गांधी को, आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमने यहाँ पर लिखा है। अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति, यानी हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता जो है वह कौन है? महात्मा गांधी हैं। स ही गतो अपि जीवितः एव अस्ति, वह अभी भी, भले ही उनकी मृत्यु, लेकिन वह भी हमारे हृदयों में जीवित हैं। यशः शरीरेण ते सदा जीवंती, उनका सही रूप में जीवंती चलते रहेगा, जीविती चलते रहेगा। अफ्रीका देशे सुख्याति लब्धता, अफ्रीका देशों में सुख की लब्धता प्राप्त किए थे, लाभ प्राप्त किए थे। स्वदेश समागत्य स्वदेशस्य स्वाधीनताय सत्याग्रह कृतः निखिल देश तपितरम अमन्यवत, यानी उन्होंने क्या था, अपने देश की स्वाधीनता के लिए सत्याग्रह किया और इसमें उनकी विजय प्राप्त हुई और वह आगे बढ़े। तस्यैव प्रयत्नेन अस्माभि स्वाधीनता लब्धा, उनके प्रयत्न से ही हमें स्वाधीनता यानी आज़ादी मिली है। सह महापुरुषः अपरः बुद्ध आसीत्, वह हमारे महापुरुष जो है वह बुद्ध के समान है, बुद्ध से भी ऊपर है। सत्य अहिंसायां तस्य दृढ़ विश्वास आसीत्, सत्य और अहिंसा उनका बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास था। ये 7 वाक्य का तो 7 अंक हो गए। अनुच्छेद यानी निबंध इसको हिंदी में कहते हैं, तो 7 वाक्य लिखना है तो 7 अंक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर अनुवाद है, यानी अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करना है। तो 6 को लिखना है, तो एक वाक्य अनुवाद करना है तो 1 अंक का, तो 6 करना है तो 6 नंबर का या 6 अंक का। तो हमने यहाँ पर देखिए 10 को आपको दिया है, हमने 10 का निराकरण किया है। देखिए पढ़ लेते हैं। शिष्य जा रहा है, गणेश को मोदक अच्छा लगता है, गांव के चारों ओर वृक्ष है, रामकृष्ण से अधिक चतुर है, जो गुरु की सेवा करेगा प्रसन्न रहेगा, गाय को अन्न और जल देना चाहिए, मैंने निर्धन को धन दिया, कल वह पटना जाएगा, एक वन में एक बाघ रहता था और सदा सत्य बोले, यानी 10 है। तो 10 का हमने निराकरण किया है। देखिए तो यह 6 बनाना है तो 6 का, लेकिन हमने 10 का निराकरण किया। देखिए पहले लिखा हुआ है शिष्य जा रहा है, तो शिष्य गच्छन् अस्ति। फिर है गणेश को मोदक अच्छा लगता है, तो गणेशाय मोदकम रोचते। फिर है गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो ग्रामम परितः, परितः मतलब चारों ओर, वृक्षा सन्ति। फिर है राम कृष्ण से अधिक चतुर है, तो रामः कृष्णम बहुवा या बहुता चतुरा अस्ति लिख सकते हैं। फिर है आपको यहाँ पर कि यदि गुरु के सेवा करेगा तो प्रसन्न रहेगा, तो यत गुरुव सेवाम कृष्यति तत् या प्रसन्नम भविष्यति। फिर है गाय को अन्न और जल देना चाहिए, तो धेनोः अन्नम च जलम यच्छेत्। फिर है मैंने निर्धन को धन दिया, तो अहम निर्धनस्य धनम अयच्छम। फिर है वह कल पटना जाएगा, तो स्वः सह पाटलिपुत्रम गमिष्यति। एक वन में एक बाघ रहता था, एकस्मिने वने व्याघ्र आसीत्। फिर है सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। तो यहाँ पर हमने इसका निराकरण किया है, अनुवाद का, अपठित बोधनम का, पत्र लेखन का, अपत्र लेखन का। और इसके बाद आपका यहाँ पर बच जाता है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 16 अंक का, यानी 8 को प्रश्नों का उत्तर देना, एक प्रश्न का 2 उत्तर, यानी 8 प्रश्नों का 16 उत्तर। तो दोनों हो गया मिल करके। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं 10-15 तक दिए हुए, इसमें से 8 बनाना है। तो देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। कठोपनिषद के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? सूक्ष्म है, जो हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। अब वह क्या है? महानों से महान है और सूक्ष्मों से सूक्ष्म है। ये हो गया। फिर कहा है पाटलिपुत्र स्थित दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करना है। तब पाटलिपुत्र के नज़दीक क्या है? महावीर मंदिर है। इसके बाद यहाँ पर रेल यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऊपर गांधी सेतु पुल है, जैविक उद्यान है। उसके बाद आपको गुरुद्वारा है जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का है। फिर आपको यहाँ पर महावीर मंदिर है और आपसे कहे तो संग्रहालय है। फिर यहाँ पर गोलघर है, यानी बहुत सारे दर्शनीय स्थल है जिसमें यहाँ पर चर्चा किया गया है। फिर स्त्री, बालक एवं आलस्यों के रक्षक कौन है? तो आपने पढ़ा होगा
कि अलस कथा पाठ में वहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम काचिर लोके दारुणिक बना, यानी पतियों की गति उसकी स्त्री से होती है, आलसियों की गति राजाओं से होती है, बच्चों की गति उसके माँ से होती है। इस प्रकार से स्त्री बालक एवं आलस्यों के रक्षक कौन है? तो स्त्री बालक एवं आलस्यों के रक्षक जो होते हैं राजा होते हैं, उनसे की जाती है, अच्छे पुरुषों से की जाती है, सज्जनों से की जाती है। वो श्लोक याद रखिएगा, अलस कथा पाठ में एक श्लोक का वर्णन किया गया है, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, यानी पतियों गति स्त्री से, बच्चों गति उसकी माँ से, नालसा नाम काचिल लोके दारुणिक बिना, यानी आलस्यों गति जो होता है राजाओं से, अच्छे सज्जनों से होती है। फिर है वेदों में वर्णित महिला संस्कृत लेखाओं का उल्लेख करना है। तो वेदों में वर्णित महिला संस्कृत लेखाओं का अर्थ किया जाए तो पंडित छमाराव, जिनका समय 1890 से 1953 का बताया जाता है, जो अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के नाम पर वह शंकर रचितम का एक ग्रंथ की रचना की थी। अगर देखा जाए तो 16वीं शताब्दी में अच्युत राय जो थे वर्धामिका परिणय की रचना की थी। उसके बाद देखा जाए तो शिला भट्टारिका, विजयांका, देवकुमारिका, राधा कृष्णम, मिथिलेश कुमारी, ये सब क्या है? ये सब वैदिक रूप में कहा जाता है कि संस्कृत लेखिका जो आपके संस्कृत के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका में इसका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में 5 ऋषियों की पत्नी के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी का चर्चा किया गया है। तो यह हो गए। फिर है भारत भूमि भाग पर या भारत भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना क्यों चाहते हैं? यह आपका 5वां पाठ भारत महिमा पाठ से लिया है, जिसमें हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। तो भारत भूमि भाग पर देवता बार बार इसलिए जन्म ले जाते हैं क्योंकि स्वयं श्री हरि ने यहाँ पर श्री राम के चंद्र रूप में मानव रूप में जन्म लेकर के मानवों का, धरतियों का और हमारे भारत भूमि भाग का उद्धार किया था। श्री कृष्ण भगवान भी जो कहा जाता है स्वयं हरि के अवतार है, जिन्होंने यहाँ पर स्थापना है, यहाँ पर देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के यशोदा के यहाँ पालन पोषण होकर के, उसके बाद कंस का वध करके, उसके बाद फिर यहाँ पर हस्तिनापुर में आए। वहाँ पर फिर आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने महाभारत युद्ध की जो हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया और तब जाकर के श्रीमद् भागवत गीता का उन्होंने मुखवाणी अपना दिया जो अर्जुन को समझाए थे। फिर विवाह संस्कार में क्या क्या होता है? तो विवाह संस्कार में मंडप पाछादान होता है, पानी ग्रहण होता है, लाजा होम होता है, सप्तपदी होता है, सिंदूर दान होता है, वर वधु के यहाँ वर पक्षस्य का स्वागत होता है, कन्या निरीक्षण होता है, अग्नि हवन होता है, सप्त फेरे होते हैं। इस प्रकार से यह विवाह संस्कार में इस प्रकार से यह सब होते हैं। आप लोग भी जानते हैं विवाह का आनंद तो हर कोई लेता है। फिर देखिए 6 दोष कौन कौन है? यह आपका 7वां पाठ नीति श्लोका पाठ के 5वें श्लोक का वर्णन किया गया है। तो 6 दोष तो कहा जाता है निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सुतता। मनुष्य के यह पुरुषेन हातव्य, यानी पुरुष को मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले यह 6 आलस्य के रूप में कहा जाता है या 6 अवगुण कहे जाते हैं। निद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी जम्हाई लेना, जो हम लोग जम्हाई लेते हैं यानी औंधी जिसको कहा जाता है, निद्रा, तंद्रा, भयम यानी डर, भय नहीं करना चाहिए, आलस्य यानी आलसीपन, दीर्घ सुतता यानी जानते हैं दीर्घ सुतता क्या होता है? एक ही काम को लंबी अवधि तक करना। अगर मान लीजिए देखा जाए तो आप अगर घर में कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई गार्जियन कहे कि चाय बनाइए, आप चाय बना रहे हैं, 1 घंटा से बनाते जा रहे हैं, यानी किसी काम को ऐसे करें कि अगला व्यक्ति सामने वाला कर दे, तू रहने दे हम कर लेंगे, इसी प्रकार आपको यहाँ पर स्वयं करें। इसी को दीर्घ सुतता का यानी आलस्य यानी 6 शत्रु मनुष्य के पाए जाते हैं। छात्रों का तप अध्ययन है कैसे? तो छात्रों का तप अध्ययन है उसके संघर्षों के द्वारा, मेहनतों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, उसके सफलताओं के द्वारा। फिर उसके बाद स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा क्यों छोड़ी? तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा अनास्था के प्रति जागृत, क्योंकि उनके घर में जब एक बार शिवरात्रि का महापर्व हो रहा था, उस महाशिवरात्रि के पर्व में उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर मूषक जो है प्रसाद को भक्षण कर रहा था और शिवलिंग से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा अनास्था उत्पन्न हो गई और वहाँ से वो घर छोड़ करके घर को चले गए, मंदिर छोड़ करके, इसलिए उन्होंने पूजा छोड़ दी, यानी मूर्ति पूजा प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। मंदाकिनी नदी का प्राकृतिक छटा अनुपय में क्यों? तो मंदाकिनी नदी का प्राकृतिक छटा अनुपय में क्योंकि वह श्री रामचंद्र जो है सीता को दिखलाते हैं। इस मंदाकिनी नदी के बारे में, मंदाकिनी नदी जो गंगा नदी का ही पर्यायवाची नाम है, जो चित्रकूट पर्वत के पास बहती है, उसी के बारे में उन्होंने बताया था। ज्ञानहम भारह क्रियाम बिना, यह आपको विश्व शांति पाठ 13 पाठ से है, उसमें से लिया गया है। तो ज्ञान भार के समान होता है जब उसका क्रिया के रूप में आप नहीं करते हैं। फिर है कृष्ण ने कर्ण से कवच कुंडल लेने की योजना क्यों बनाई? तो यहाँ हम एक गलती ढूंढे हैं, जो पब्लिकेशन में गलती हो गया, ये कृष्ण नहीं, यहाँ पर होना चाहिए इंद्र होना चाहिए।
तो इंद्र ने कर्ण से कवच लेने की योजना क्यों बनाई? ताकि वो अपने मानस पुत्र अर्जुन की सहायता करने के लिए सूर्य को अर्घ देते समय कर्ण से जाकर के कवच कुंडल मांगते हैं, ताकि वह शक्ति विहीन हो जाए और अर्जुन जो है वह युद्ध में कर्ण से जीत जाए, इसलिए योजना बनाते हैं। विश्व शांति की स्थापना कैसे होगी? तो विश्व शांति की स्थापना होगी एक दूसरे के परोपकार करने से, भलाई करने से, मिलजुल कर रहने से, तभी जाकर के शांति उत्पन्न होगी और स्थापना होगी। शास्त्र किसे जाता है? तो शास्त्र कहा जाता है सभी विषयों का एक समग्र होता है, उसे ही शास्त्र कहा जाता है। विज्ञान सम्मत शास्त्र एवं शास्त्रकारों पर प्रकाश डाले। तो विज्ञान सम्मत क्या होता है? जो आधुनिक रूप में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं वह विज्ञान होता है, और शास्त्र जो होता है सभी विषयों का एक समग्र होता है, उसको शास्त्र कहते हैं। और शास्त्रकारों पर प्रकाश क्या होता है? शास्त्रकारों का होता है कि उसको चर्चा करना, एक दूसरे की सहायता करना, उस पर आदान प्रदान करना, ज्ञानों का प्रचार प्रसार करना, उसी को। इनको देखिए, समझिए। अगर आपको और भी चाहिए तो हमारे जो प्रोडक्ट्स BCB जो चैनल है उस पर आइए, वहाँ वीडियो अपलोड किए गए हैं, उनको देखिए, पूर्ण से समझ में आ जाएगा। जो हमने बताया है वह पूरे टकराए हैं, उनको देखिए। तब तक जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।